ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सहारण इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने साइंस की क्लास में इससे पहले कई वीडियो में हमने देखा है हमारी क्लास के अंदर कि हमने साइंस का पहला टॉपिक बेसिक कोशिका यानी सेल, उसी कोशिका सेल के बारे में खूब सारा अध्ययन किया है। हर एक चीज को हमने पूर्णतया गहराई से पढ़ते हुए चले हैं। उसी कोशिका के चैप्टर में हम आगे आए तो कल के या इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि हमने कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसी में होता है न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए पे कल हमने पूर्णतया अध्ययन किया था। अब आज उसी हमारे केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। क्या पाए जाते हैं बच्चों? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। देखिए, सेल कोशिका, ये हमारी एक सेल कोशिका, इसी कोशिका के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस केंद्रक। सेंटर में क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। इसी केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, केंद्रिका होती है और इसी के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। ये गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कह सकते हैं कि आनुवंशिकी की एक इकाई होती है। आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का काम कौन करते हैं? गुणसूत्र। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऑप्शन पे। अगर हमें आ जाए कि आनुवंशिकी की इकाई कौन सी होती है, अगर वहां ऑप्शन डीएनए मिले तो डीएनए सही होगा। अगर डीएनए नहीं है तो गुणसूत्र, अगर गुणसूत्र भी नहीं है तो क्या आएंगे? जीन आएंगे। यानी डीएनए के अंदर ही क्या होते हैं? गुणसूत्र, और गुणसूत्र के ऊपर ही क्या लगे होते हैं? जीन। लेकिन अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका बदल दे, थोड़ी सी उसमें लैंग्वेज चेंज कर दे, तो देखिए ऑप्शन क्या बनेगा। क्वेश्चन आ जाए कि आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई कौन सी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ जेनेटिक्स पूछी जाए कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई होती है जीन। क्या होती है बच्चों? जीन। गुणसूत्र देखा जाए तो हमें सबसे पहले गुणसूत्र की खोज, क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किसने किया, खोज किसने की? तो गुणसूत्र की खोज की थी स्टन व बोवेरी नामक दो वैज्ञानिक थे। स्टन व बोवेरी दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने गुणसूत्र की खोज की थी। किसने खोज की थी? स्टन व बोवेरी नाम के दो वैज्ञानिक थे, दोनों ने गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की खोज की। ये गुणसूत्र जो होते हैं, अगर संख्या पूछी जाए मानव में, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है सभी को पता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है ऑप्शन के टाइप पे कि हमें क्वेश्चन मिल जाए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो डिपेंड करता है उसके ऑप्शन पे गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए हमसे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी, तो देखिए एक कोशिका के अंदर ये 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। अगर ऑप्शन में 23 जोड़ी मिले तो 23 जोड़ी, नहीं तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम? 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी बोले तो 46। हमें देखो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन यही डालता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, पहला ऑप्शन दे देता है 46 जोड़ी, और अपने को क्या होता है? 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 जोड़ी नहीं होते। जोड़े कितने होते हैं? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारी एक कोशिका के अंदर। ये गुणसूत्र सामान्य अवस्था में, कौन सी? सामान्य अवस्था में, नॉर्मली अवस्था में, सामान्य अवस्था में गुथे हुए जाल के रूप में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? गुथे हुए जाल के रूप में, गुथे हुए जाल के रूप में दिखाई देते हैं, रूप में दिखाई देते हैं। सामान्य हमें कैसे दिखाई देंगे? इस तरीके से एक गुथे हुए जाल के रूप में दिखाई देते। 23 के 23 जोड़ी गुणसूत्र आपस में इस तरीके से एक गुथे हुए जाल के रूप में, और इसी पूरे गुथे हुए जाल को कहा जाता है क्रोमेटिन जाल।
या गुणसूत्र जाल, गुणसूत्र धागा भी बोले, तो क्रोमेटिन जाल के रूप में हमें इस तरीके से सामान्य अवस्था में दिखाई देती है। परंतु अगर कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन जब होता है, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन यानी जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है, एक कोशिका हमारी दो पार्ट में बनती है, उसी को कहा जाता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये क्या होंगे? बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। कब दिखाई देंगे? केवल कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। और सामान्य अवस्था में कैसे दिखाई देंगे? हमें गुथे हुए जाल के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन जब कोशिका विभाजन करती है, एक से दो कोशिकाएं बनती हैं, उस टाइम ये गुणसूत्र हमें बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई देंगे। कब? केवल कोशिका विभाजन के समय। अगर आ जाए कि हमें आगे की गुणसूत्रों का अध्ययन हमने जो करना होता है, तो कौन सी अवस्था में कर सकते हैं, किस अवस्था में कर सकते हैं? सामान्य अवस्था में, विभाजन के समय, विभाजन के बाद में, विभाजन से पहले। तो विभाजन के समय जब कोशिका विभाजित हो रही होती है, उस टाइम ये गुणसूत्र हमें क्लियर कट दिखाई देंगे। इसके अलावा सामान्य अवस्था में केवल गुथे हुए जाल के रूप में। ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इनमें से हमें पता है 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये होते हैं कायिक गुणसूत्र। कौन से होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं बच्चों। कौन से? कायिक गुणसूत्र। यानी जो हमारी बॉडी, देह, तन, काया का निर्माण करते हैं, वो कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी तो सभी में समान होते हैं। जो हाथ, नाक, आंख, कान, हमारे हर एक अंग का निर्माण करते हैं, वो कौन से होते हैं? कायिक गुण। यानी पूरी इस बॉडी का निर्माण करते हैं, वो कितने जोड़ी होते हैं? 22 जोड़ी गुणसूत्र, जो हर एक कोशिका के अंदर होते हैं। ये एक कोशिका की बात कर रहे हैं। एक कोशिका में 23 जोड़ी है, जिनमें से 22 जोड़ी कौन से होंगे? कायिक गुणसूत्र। जबकि जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, ये कहलाता है हमारा लिंग गुणसूत्र। कौन सा होता है? ये लिंग। ये कायिक गुणसूत्र या हमारे ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जबकि लिंग गुणसूत्र हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये लिंग गुणसूत्र 23वां जोड़ी गुणसूत्र क्या कहलाता है? लिंग गुणसूत्र कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। लिंग गुणसूत्र 23वां जोड़ी होता है। ये 23वां जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होता है, ये नर और मादा में अलग अलग होता है। नर के अंदर ये अलग होंगे और मादा में अलग होंगे, यानी मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट। नर के अंदर 23वां जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है हमेशा XY के रूप में, एक जोड़े के रूप में कह रहा हूं। 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र है, नर के अंदर हमेशा XY के रूप में पाया जाता है, जबकि मादा में ये हमेशा XX के रूप में पाया जाएगा। नर के अंदर लिंग गुणसूत्र XY के रूप में, जबकि मादा में XX के रूप में पाए जाते हैं। यानी मादा में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो दोनों ही समान होते हैं, XX, जबकि नर के अंदर जो हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XY। हालांकि इस पे हम पूरा डिटेल में करेंगे जब आनुवांशिक चैप्टर आएगा, हमारा जेनेटिक्स चैप्टर आएगा, जिसमें मेंडल महोदय पढ़ना पड़ेगा। उसी के समय हम इस लिंग गुणसूत्रों पे, लिंग मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, उस पर पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर भी हमें ध्यान होना चाहिए कि देखिए, मादा के अंदर लिंग गुणसूत्र XX दोनों समान होते हैं, जबकि नर के अंदर लिंग गुणसूत्र X और Y यानी दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर दोनों के बीच में शादी हो जाए, उनके बीच में क्रॉस हो यानी निषेचन हो, तो नर से तो देखो X भी गुणसूत्र आ सकता है, Y भी आए। मादा से X आए, दोनों में से कौन सा आएगा? X जो मर्जी आ जाए। तो इधर से तो केवल कौन सा आना होता है हमारा? X ही आएगा, जबकि यहां से कौन सा आ सकता है हमारा? या तो आएगा X या आएगा Y। अब डिपेंड करता है कि कौन सा मादा के XX गुणसूत्र के साथ नर का कौन सा गुणसूत्र जुड़ता है, उसी के आधार पे लड़का और लड़की का निर्धारण। अगर नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र के साथ जुड़ता है, नर का X गुणसूत्र मादा के दोनों XX में से किसी के भी साथ जुड़ जाए, तो देखिए ये X इस X के साथ जुड़ के बनाएगा XX, जबकि ये X भी इसके साथ जुड़ के क्या बनाएगा? XX।
यानी कह सकते हैं अगर नर का X गुणसूत्र मादा के किसी लिंग गुणसूत्र के साथ जुड़ेगा तो हमेशा लड़की उत्पन्न होगी। देखिए XX वाले हैं तो ये क्या होगी, हमेशा लड़की उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बच्चों? लड़की उत्पन्न होती है। परंतु अगर नर का Y गुणसूत्र मादा के X के साथ जुड़ जाए, ये Y हो सकता है इस X के साथ जुड़ जाए, तो नर का Y मादा के X के साथ जुड़े या इसी में नर का Y मादा के X के साथ जुड़े तो हमेशा क्या उत्पन्न होता है? लड़का उत्पन्न होता है। क्या होगा ये? लड़का। इसका मतलब कह सकते हैं मादा की तरफ से तो XX गुणसूत्र आते हैं, जबकि नर की तरफ से X और Y में से कोई सा भी जुड़ सकता है। ये रैंडमनेस होता है, जुड़ने की प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई सा भी पहले X जुड़ेगा तो हमेशा लड़की उत्पन्न होगी, अगर नर का Y गुणसूत्र जुड़ेगा तो हमेशा क्या होगा? लड़का। इसलिए कहा जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए उत्तरदायी मादा कभी नहीं होती, उसके लिए उत्तरदायी हमेशा नर होता है। नर पे डिपेंड होता है कि उसके द्वारा लड़की उत्पन्न होगी या लड़का। ये हमारे बस की बात नहीं होती, ये तो एक जुड़ने के संयोग होते हैं, अपने आप कोई सा भी जुड़ सकता है। तो अगर Y गुणसूत्र जुड़ेगा तो ही लड़का उत्पन्न होगा, अगर X जुड़ेगा तो हमेशा लड़की। इसका मतलब मनुष्य के लिंग निर्धारण में मेन रोल किसका होता है? नर का, कि लड़का उत्पन्न होगा या लड़की होगी। सामान्य अवस्था में गुणसूत्र गुथे हुए जाल के रूप में दिखाई देंगे, कोशिका विभाजन के समय ये क्या दिखाई देते हैं? स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि स्पष्ट कैसे कैसे दिखाई देते हैं, वो देखें। अगर हमें गुणसूत्र देखा जाए कि उनका अध्ययन करना हो तो किस तरीके से, तो गुणसूत्र पे बात चल रही है हमारी कि गुणसूत्र की खोज किसने की? सटन व बोवेरी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने गुणसूत्र की खोज की। मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं, यानी जो हमारी पूरी बॉडी, तन, देह, शरीर, काया का निर्माण करते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। जबकि 23वां जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है, यानी जो लिंग का निर्धारण करता है, क्या कहलाएंगे? लिंग गुणसूत्र कहलाएंगे जी। सामान्य अवस्था में कैसे दिखाई देंगे? ये हमें गुथे हुए जाल के रूप में, कोशिका, कोशिका के सेंटर में न्यूक्लियस, इसी केंद्र के अंदर ये हमारे 23 के 23 जोड़ी गुणसूत्र गुथे हुए जाल के। लेकिन अगर हमें गुणसूत्र स्पष्ट कब दिखाई देंगे? कोशिका विभाजन के समय। कब? कोशिका विभाजन के समय। विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये क्या होंगे? हमें स्पष्ट दिखाई देंगे। अगर हमें इन्हें स्पष्ट दिखाई देना है, देखना है, दिखाई देंगे तो हमें कब देखना पड़ेगा? कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय। अब देखिए कोशिका विभाजन की वैसे तो स्पेशल चैप्टर आएगा, हालांकि कोशिका विभाजन पटवार के अंदर, कांस्टेबल के अंदर, ग्राम सेवक में इनमें कहीं भी मेंशन नहीं किया, फिर भी हमें थोड़ा बहुत इनका नॉलेज होना है। रीट के अंदर कोशिका विभाजन फुल फ्लेश से हमारा टॉपिक है। तो देखिए कोशिका विभाजन, हमें कोशिका विभाजन की 4 अवस्थाएं आती है। कोशिका विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं के केवल नाम ध्यान रखने एक बार हमें। क्या? कोशिका विभाजन की 4 अवस्थाएं। ये नहीं है कि कोशिका सीधी 1 से 2 बन जाएगी, उसमें अनेक स्टेप पाए जाते हैं, अवस्थाएं आती है, फेजेज आती है। उन्हीं 4 अवस्थाओं का नाम होता है PMAT। क्या नाम होता है? PMAT याद रखना। P से होता है प्रोफेज अवस्था। पहली अवस्था का नाम क्या होता है? प्रोफेज अवस्था होती है। दूसरी अवस्था का नाम होता है जी मेटाफेज। कौन सी होती है? मेटाफेज अवस्था होती है। तीसरी अवस्था को कहा जाता है एनाफेज। ए से क्या होता है जी? एनाफेज। और टी से होता है टीलोफेज। टीलोफेज। 4 अवस्थाएं पाई जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 अवस्थाएं पाई जाती है।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। नॉर्मल सी बात है जी, आज के टाइम में 11th-12th साइंस से पास आउट होने के बाद या साइंस की 11th-12th के साथ ही जो डॉक्टर बनने के ख्वाब रखते हैं, वो जो इंट्रेंस टेस्ट देते हैं उसको वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हम नीट के नाम से जाने जाते हैं। नीट का पेपर दोगे, क्लियर करोगे तो ही एमबीबीएस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन अब से काफ़ी टाइम पहले उसी हमारे नीट के बजाय जो हमें एमबीबीएस के एडमिशन लेने के लिए जो एग्जाम देना पड़ता था उसको कहा जाता था पीएमटी और सीपीएमटी। राजस्थान के अंदर जो कॉलेजों में एडमिशन के लिए हमें एग्जाम देना पड़ता था आरपीएमटी, जबकि सेंटर के लिए सीपीएमटी। तो देखो पीएमटी की बजाय क्या बोलेंगे, पीएमएटी। क्या, पीएमएटी। यहां प्राइम मिनिस्टर 8 टाइम नहीं है, पीएमएटी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 अवस्थाएं। ये सिर्फ 4 अवस्थाओं के नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन्हीं से संबंधित 2 क्वेश्चन शानदार जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। अगर हमें गुणसूत्रों के, अगर पूछा जाए गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन करने के लिए, आकार का अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए कोशिका विभाजन की, के लिए कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था का, कौन सी, मेटाफेज अवस्था का अध्ययन करना पड़ता है। अवस्था का अध्ययन करना पड़ता है जी, अध्ययन करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें गुणसूत्रों का आकार दिखाई दे, अगर स्पष्ट गुणसूत्र की आकार में वो कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें, तो उसके लिए कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था का अध्ययन करना पड़ता है। आकार को कहते हैं बच्चों साइज। क्या कहते हैं, साइज। साइज के अंदर देखा जाए तो क्या होता है, साइज में हमेशा होती है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या ऊंचाई। क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या ऊंचाई। इसी को क्या कहा जाता है, आकार कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है, साइज यानी आकार, कि वो गुणसूत्र कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, उसी का अध्ययन जो होता है वो क्या होता है, आकार कहलाता है। तो अगर हमें आकार का अध्ययन करना हो तो कौन सी अवस्था का अध्ययन करना पड़ता है, कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था का अध्ययन। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन करने के लिए, किसका, गुणसूत्र की आकृति, और आकृति को कहते हैं शेप। क्या कहते हैं बच्चों, आकृति यानी शेप, कि वास्तव में वो दिखाई कैसा देता है, वास्तव में वो कैसा गुणसूत्र दिखाई दे रहा है, वो उसकी वास्तविक शेप होती है। आकृति का अध्ययन करने के लिए, आकृति का अध्ययन करने के लिए हमें कोशिका विभाजन की, किसकी, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था का अध्ययन करेंगे, कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था का। कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था एनाफेज अवस्था का अध्ययन करना पड़ता है। अवस्था का अध्ययन करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, करना पड़ता है। अब देखिए यही 2 क्वेश्चन एसएससी रेलवे, खास करके एसएससी और रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जी हमारे, कि अगर हमें किसी गुणसूत्र के आकार का अध्ययन करना है तो उसके लिए कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था यानी दूसरी अवस्था कौन सी, मेटाफेज अवस्था में उनका स्पष्ट आकार दिखाई देगा। यानी वो जे टाइप है, के टाइप है, आई टाइप है, एल टाइप है, ये टाइप होते हैं आगे आकार के। हमें इतना डीप में नहीं जाना, इतना ही बहुत है हमारे लिए तो, कि कोशिका का आकार, अगर हमें गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन करना है तो कौन सी, मेटाफेज अवस्था का। अगर गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन करना है, शेप का अध्ययन करना है, तो कौन सी अवस्था का अध्ययन करना पड़ेगा, एनाफेज अवस्था का अध्ययन करना पड़ता है। कौन सी, एनाफेज अवस्था। खुद नाम बता रहे हैं कि कैसे। देखो गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन करने के लिए मेटाफेज, आकार बोले तो गुणसूत्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अध्ययन करने के लिए मेटाफेज का अवस्था का अध्ययन।
क्या बोलेंगे? गुणसूत्रों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के लिए मेटाफेज करते हैं। मोटाई के लिए क्या करेंगे? मेटा, वो कितना मोटा है उसके लिए मेटाफेज अवस्था का अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन अगर उसकी आकृति, शेप का अध्ययन करना पड़े तो एनाफेज, आकृति एनाफेज का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? आकृति के लिए क्या करेंगे? एनाफेज। खुद नाम बता रहे हैं, मोटाई का मेटाफेज, आकृति एनाफेज अवस्था का अध्ययन। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे कि किस किस अवस्था में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, गुणसूत्र में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो देखो, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट देखने के लिए हमें इनकी दो अवस्थाओं का अध्ययन करना पड़ता है। कोशिका विभाजन में 4 अवस्थाएं पाई जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अगर गुणसूत्रों का हमें स्पष्ट आकार देखना है तो हमें कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें गुणसूत्रों की आकृति कि वास्तव में वो कैसे दिख रहे हैं, उनकी शेप कैसी है, उसका अध्ययन करने के लिए हमें गुणसूत्रों की जो कोशिका विभाजन होता है उसकी एनाफेज अवस्था का अध्ययन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, गुणसूत्र के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो गुणसूत्र में देखा जाए तो गुणसूत्र बिंदु होता है। क्या होता है? गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। क्या कहेंगे जब हमें गुणसूत्र स्पष्ट दें? ये कोशिका के अंदर सामान्य अवस्था में इस तरीके से गुथे हुए जाल के रूप में। अब इसी हमारे गुणसूत्र, एक हमारा गुणसूत्र जैसे डीएनए होता है वैसे ही गुणसूत्र होता है। आधा एक गुणसूत्र माता का होगा तो एक गुणसूत्र पिता का होगा। एक गुणसूत्र अगर मदर का है तो दूसरा किसका होता है? फादर का होता है। तो देखिए, हमें सेंटर में क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु, या इसी को कहा जाता है हमारा प्राथमिक संकीर्णन। क्या कहा जाता है? प्राथमिक संकीर्णन, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। प्राथमिक संकीर्णन कहा जाता है, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है, गुणसूत्र बिंदु कहलाता। देखिए होगा क्या, क्या कहा जाता है कि दोनों गुणसूत्र, दोनों अर्ध गुणसूत्र, जो आधे आधे गुणसूत्र होते हैं, दोनों अर्ध गुणसूत्र जहां पर पहली बार आपस में काटते हैं, आपस में काटते हैं, या कह सकते हैं या बिंदुवत दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? बिंदुवत दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देंगे? बिंदुवत दिखाई देते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक संकीर्णन, सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु कहलाते हैं। देखिए डायग्राम से हमें ज्यादा क्लियर होगा। ये आधा गुणसूत्र मदर का, ये किसका? मदर का। ये दूसरा आधा गुणसूत्र किसका? फादर का। दोनों गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र जहां पहली बार आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, दोनों अर्ध गुणसूत्र पहली बार जहां आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, ये जो कट करते हैं वहां जो छोटा सा बिंदु होता है यही क्या कहलाता है? हमारा प्राथमिक संकीर्णन। देखो पहली बार संकीर्णित अवस्था में दिखाई देता है, छोटी अवस्था में दिखाई देता है, इसलिए क्या कहलाता है? प्राथमिक संकीर्णन। सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु, दोनों अर्ध गुणसूत्र पहली बार हमें बिंदुवत रूप में दिखाई देते हैं, क्या कहलाएंगे? गुणसूत्र बिंदु कहलाता है। 2 नंबर पॉइंट पे देखें तो हमारे अर्ध गुणसूत्र, कौन सा? अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र हाफ क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? हाफ क्रोमेटिड्स। हाफ क्रोमेटिड्स अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। एक पूरा जो गुणसूत्र होता है दो आधे आधे गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है।
एक गुणसूत्र दो आधे आधे गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है, ये दोनों आधे गुणसूत्र होते हैं, क्या कहलाते हैं? अर्ध गुणसूत्र। या एक गुणसूत्र दो आधे गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है, ये क्या कहलाते हैं? हमारे अर्ध गुणसूत्र कहलाते हैं। यानी एक गुणसूत्र में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? दो आधे आधे गुणसूत्र होते हैं, दोनों से मिलके ही पूरा हमारा एक गुणसूत्र क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। 3 नंबर पे देखा जाए तो प्राथमिक संकीर्णन के बाद में द्वितीयक संकीर्णन आता है। कौन सा? द्वितीयक संकीर्णन, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। द्वितीयक संकीर्णन क्या कहा जाता है? अगर प्राथमिक संकीर्णन के बाद में दूसरी बार अगर संकीर्णित अवस्था आती है तो क्या कहलाएगा? द्वितीयक संकीर्णन। अगर प्राथमिक संकीर्णन के बाद कोई गुणसूत्र दूसरी बार इस तरीके से बिंदुवत दिखाई देगा तो इसे क्या कहेंगे? द्वितीयक संकीर्णन। ये होता है हमारा प्राथमिक संकीर्णन, सेंट्रोमियर, ये कहलाएगा द्वितीयक संकीर्णन। कौन सा? द्वितीयक संकीर्णन, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन से हमारा। प्राथमिक जो संकीर्णन होता है उसी को कहा जाता है गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहा जाता है। इसके बाद में देखिए हमारी वर्ण कणिकाएं। क्या? वर्ण कणिकाएं। वर्ण कणिकाएं क्रोमोमियर कहलाती है। वर्ण कणिकाएं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर वर्ण कणिकाएं या क्रोमोमियर क्या होती है? गुणसूत्र पर, दोनों जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं उन पर हमें कुछ गहरे बिंदुवत संरचनाएं, डोटनुमा संरचना दिखाई देती है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? गुणसूत्र वर्ण कणिकाएं क्रोमोमियर। इन्हीं गुणसूत्रों पे कुछ हमें इस तरीके से डोटनुमा संरचना दिखाई देती है, कुछ गहरे बिंदुवत संरचनाएं दिखाई देती है। इस तरीके से कुछ गहरे पॉइंट हमें डॉट से दिखाई देते हैं, ये क्या कहलाते हैं? हमारी वर्ण कणिकाएं कहलाती है। इस तरीके से जो गहरे बिंदु दिखाई देंगे ये क्या कहलाएंगे? हमारे वर्ण कणिकाएं या क्रोम। देखो गुणसूत्र दो जो अर्ध गुणसूत्र है उन पे बिंदुनुमा संरचना, डॉट नुमा कुछ गहरे पॉइंट्स दिखाई देते हैं। इन्हीं गहरे पॉइंटों को क्या कहा जाता है? हमारा वर्ण कणिकाएं क्रोमोमियर कहलाती हैं। कहा जाता है वर्ण कणिकाएं क्रोमोमियर गुणसूत्र के वे स्थान होते हैं, गुणसूत्र पर वे स्थान माने जाते हैं, वे स्थान होते हैं जहां पर जीन पाए जाने की, जहां पर जीन पाए जाने की, जीन पाए जाने की संभावनाएं अधिकतम होती है। जाने की संभावनाएं क्या होती है? संभावना, प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। वो क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण कणिकाएं। किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे दोनों अर्ध गुणसूत्र होते हैं उन्हीं अर्ध गुणसूत्रों पे कुछ गहरे बिंदुनुमा संरचना दिखाई देती है, उन्हीं गहरे बिंदुनुमा संरचना को कहा जाता है वर्ण कणिकाएं क्रोमोमियर। या हम कह सकते हैं ये वर्ण कणिकाएं क्रोमोमियर वो स्थान होते हैं जहां पर जीन पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा। खुद सोच के देखो लॉजिकली, भाई गुणसूत्र पे जहां पे ज्यादा जीन जुड़ जाएंगे वो हमें गहरे बिंदु। अगर इस पे मान लो इस तरीके से इक्का दुक्का ही जीन हो तो हमें दिखाई ही नहीं देंगे, लेकिन एक वो स्थान जिस पे काफी सारे जीन जुड़े होंगे तो हमें गहरे बिंदुनुमा संरचना के रूप में दिखाई देगा। क्या कहलाता है? वर्ण कणिकाएं क्रोमोमियर कहलाता है। इसके बाद में देखा जाए हमारा 5 नंबर पॉइंट पे तो अंतःखंड टीलोमियर। कौन सा? अंतःखंड, अंतिम खंड, अंतःखंड या टीलोमियर। टीलोमियर, अंतःखंड टीलोमियर क्या कहा जाता है? कि गुणसूत्रों के अंतिम किनारे फूली हुई संरचना में बदल जाते हैं, अंतःखंड या टीलोमियर। देखो टीलोमियर वैसे भी टेल अंतिम किनारा होता है, अंतःखंड अंतिम खंड, टीलोमियर टेल अंतिम खंड। क्या कहेंगे? गुणसूत्रों के अंतिम किनारे, किनके? दोनों अर्ध गुणसूत्रों के अंतिम किनारे, एंडिंग पॉइंट, अंतिम किनारे फूली हुई संरचना में, किनारे फूली हुई संरचना में बदल जाते हैं, फूली हुई संरचना में बदल जाते हैं, संरचना में बदल जाते हैं। क्या कहलाते हैं? बदल जाते हैं। क्या कहलाएंगे? टीलोमियर कहलाएंगे। यानी अंतिम किनारे फूली हुई संरचना में बदल जाते हैं, क्या कहलाएंगे? टीलोमियर।
यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से अंतिम किनारे फूली हुई संरचना में बदल जाते हैं। इस तरीके से जो फूली हुई संरचना होती है, ये फूली हुई संरचना क्या कहलाती है? टीलोमियर कहलाती है। अंतिम खंड होते हैं अंतः खंड या टीलोमियर कहलाते हैं। अंतिम खंड केवल फूली हुई संरचना में बदलेंगे, क्या कहलाएंगे? अंतः खंड कहलाते हैं। तो गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोमियर, प्राथमिक संकीर्णन, जहां पर दोनों अर्ध गुणसूत्र आपस में पहली बार मिलते हैं, संकीर्णित होते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहलाता है सेंट्रोमियर। खुद ब खुद बता रहा है कि एक बिंदुनुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है, गुणसूत्र बिंदु कहलाएगा। द्वितीयक संकीर्णन, अगर प्राथमिक के बाद में द्वितीय है तो द्वितीयक संकीर्णन। द्वितीयक संकीर्णन के बाद में अगर तीसरी बार वापस और ये हमारे संकीर्णित होते हैं, गुणसूत्र की अगर लंबाइयां बहुत अधिक है तो तृतीयक संकीर्णन भी हो सकता है, परंतु इसे तृतीयक संकीर्णन न कह के इसे कहेंगे द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट। आगे और है तो इसे कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन सेकंड। आगे इसी तरीके से द्वितीयक संकीर्णन थर्ड चलता रहता है। तृतीयक संकीर्णन वर्ड नहीं दिया जाता। प्राथमिक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट, द्वितीयक संकीर्णन सेकंड, द्वितीयक संकीर्णन थर्ड, इसी तरीके से चलते रहते हैं। इसके बाद में देखिए हमारे वर्ण कणिकाएं क्रोमोमियर। होता क्या है वर्ण कणिकाएं क्रोमोमियर कि दोनों जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं उन पे कुछ गहरे बिंदुनुमा संरचना दिखाई देती है। ये वो स्थान होते हैं गुणसूत्र के जहां पर जीन पाए जाने की या जीन लगे होने की संभावनाएं सबसे अधिकतम होती है। यानी जहां जीन ज्यादा जुड़ गए वो क्या दिखाई देंगे? गहरे हमें डोटनुमा संरचना दिखाई देती है, क्या कहलाती है? हमारी वर्ण कणिकाएं क्रोम। अंतःखंड टीलोमियर, अंतिम किनारे फूली हुई संरचना में बदल जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अंतिम खंड टीलोमियर। और लास्ट हमारा इसमें पॉइंट जिसे कहते हैं सैटेलाइट गुणसूत्र या अनुसंगी गुणसूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अनुसंगी गुणसूत्र, कौन सा? अनुसंगी गुणसूत्र, या इसे ही कहा जाता है सैटेलाइट गुणसूत्र। कौन सा? सैटेलाइट गुणसूत्र। अनुसंगी या सैटेलाइट गुणसूत्र देखो होता क्या है? अनुसंगी गुणसूत्र कहा जाता है कि अगर प्राथमिक संकीर्णन के बाद, गौर करने वाली बात है, प्राथमिक संकीर्णन के बाद अगर द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है, क्या? प्राथमिक संकीर्णन के बाद अगर द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है, यानी पहला प्राथमिक संकीर्णन गुणसूत्र बिंदु है, उसके बाद में द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है, तो फिर प्राथमिक संकीर्णन के बाद का संपूर्ण भाग जितना भी पार्ट होगा गुणसूत्र का, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? सैटेलाइट गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सैटेलाइट गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहेंगे हम? अगर प्राथमिक संकीर्णन के बाद द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है तो प्राथमिक संकीर्णन के बाद का सारा भाग सैटेलाइट या अनुसंगी गुणसूत्र कहलाता है। लेकिन अगर गुणसूत्र ऐसा मिल जाए हमें, छोटे गुणसूत्र इस तरीके से मिल जाए, ये प्राथमिक संकीर्णन हो और केवल यहाँ, तो प्राथमिक संकीर्णन के बाद की इस भाग को सैटेलाइट गुणसूत्र नहीं कहते। अगर प्राथमिक संकीर्णन के बाद में द्वितीयक संकीर्णन है तो प्राथमिक संकीर्णन का आगे का संपूर्ण भाग क्या कहलाएगा? सैटेलाइट। जैसे देखिए ये गुणसूत्र हमारी स्त्री, अगर प्राथमिक संकीर्णन ये रहा, इसके बाद में द्वितीयक संकीर्णन, चाहे आगे द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट हो न हो, कितना भी आगे हो हमारे, तो प्राथमिक संकीर्णन के बाद का सारा भाग क्या कहलाता है? सैटेलाइट गुणसूत्र कहलाता है। मनुष्य के अंदर बात की जाए तो सैटेलाइट गुणसूत्र जो है अनुसंगी गुणसूत्र है मानव के अंदर। किसमें? मानव में 23 में से केवल 5 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 5 जोड़ी सैटेलाइट युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? सैटेलाइट गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र? जो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर, उसमें से केवल 5 जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो सैटेलाइट युक्त होते हैं, यानी जिनमें द्वितीयक संकीर्णन या इसके आगे का भाग भी पाया जाते हैं। बाकी जो हमारे 23 में से 18 जो शेष रह जाते हैं उनके अंदर प्राथमिक संकीर्णन तो पाया जाता है लेकिन द्वितीयक संकीर्णन तक वो पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए केवल मनुष्य में 5 जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो सैटेलाइट युक्त होते हैं। अब ये 5 जोड़ी होते कौन से? अगर और ज्यादा डीप में चला जाए हमें तो 5 जोड़ी गुणसूत्रों में से सैटेलाइट गुणसूत्र होते कौन कौन सी जोड़ी वाले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे। ये 5 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो देखिए कौन कौन सी, तो हमें 13वीं, 14वीं,
15वीं जोड़ी, कौन सी 13, 14, 15 और इसके अलावा 21वीं व 22वीं, कौन सी 21वीं और 22वीं जोड़ी गुणसूत्र कौन से होते हैं? सैटेलाइट। मनुष्य में केवल 5 जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो सैटेलाइट युक्त होते हैं। वो भी कौन कौन सी अगर नंबर पूछा जाए तो 13वीं जोड़ी, 14वीं जोड़ी, 15वीं जोड़ी, इसके अलावा 21वीं व 22वीं जोड़ी गुणसूत्र कौन से होते हैं? सैटेलाइट। देखो खुद ब खुद बता रहे हैं कि हमें कौन से गुणसूत्र सैटेलाइट युक्त होते हैं। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट या अनुषंगिक गुणसूत्र अपने आप ही। देखो भाई बच्चों, नॉर्मल सी बात है, हमें खुद ब खुद याद हो रहे हैं कि सैटेलाइट युक्त कौन से होते हैं। सभी 12th पास हो, इधर से देखो, इधर से बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल कंप्लीट करोगे। क्या करोगे? इधर से बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी, बीकॉम जो भी है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर कंप्लीट करोगे। जब तक फाइनल ईयर कंप्लीट करोगे तब तक आपकी उम्र 21 साल की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 21 साल। और 21 साल उम्र होते ही आपको पता है आप एक चीज के लिए अवेलेबल हो जाते हो, वो चीज आप धारण कर सकते हो, 21 साल से पहले नहीं कर सकते। हाँ, अपने लिए बता रहा हूं, उनके लिए। तो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर कंप्लीट करोगे, उधर से आपकी उम्र हो जाएगी 21 साल। 21 साल पास हो जाओगे, 22वीं में आपकी जोड़ी बन जाएगी। यानी 21 साल कंप्लीट होंगे तो ही 22वें साल में आपकी क्या बन जाएगी? जोड़ी। तो 13वीं, 14वीं, 15वीं और 21वीं, 22वीं जोड़ी गुणसूत्र कैसे होते हैं? सैटेलाइट गुणसूत्र होते हैं। तो ये बच्चों देखो हमारा साइंस का एक महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक सेल यानी कोशिका। सेल क्या होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से कोशिकाएं होते हैं, उनके अंदर क्या क्या कार्य होते हैं, उनके किसने खोज की, कैसे कैसे वो फंक्शन कंप्लीट करते हैं, ये हमारा कह सकते हैं बायोलॉजी का एक जो बेसिक आधार है वो कौन सा है? हमारा सेल, कोशिका। तो कोशिका के हर एक टॉपिक पे हमने यहाँ तक कंप्लीट चर्चा की है। आगे के टॉपिक में हम अब हमारे जो चैप्टर स्टार्ट होंगे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उनको देखेंगे। तो कोशिका हमारी यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मोस्टली आपको बता दिए हैं। तो कोशिका तक हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन जो बेसिक है, यहाँ तक आप जितनी भी क्लास है उनको रेगुलर देखिए ताकि आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो बहुत आसान हो जाएं। लगभग मान के चलो हर चैप्टर में कोशिका का 40% योगदान रहेगा। अगर कोशिका वाला पूरा चैप्टर आपने अच्छे से तैयार किया हुआ है तो हर चैप्टर में 40% आपको कम पढ़ना पड़ेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे रहेगा उस जो भी हमारा चैप्टर हो उसका 60% वो अपने आप हम आगे धीरे धीरे उनको कवर कर लें। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और इसी के साथ हमारे इंडियन एकेडमी के ऐप को भी आप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।